नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी 2024 के लिए कांग्रेस के नए अभियान की, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन की, जानेंगे कमलनाथ ने क्यों दी बीजेपी को खुली चुनौती, दिल्ली एमसीडी के लिए कैसा रहा मतदान का दिन, बात करेंगे कल गुजरात में होने वाले दूसरे चरण के मतदान की, सपा के बीजेपी पर आरोपों की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एक और साइबर अटैक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश में यात्रा के समापन पर राहुल ने प्रदेश के लोगों को दिया धन्यवाद। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पर फिर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता प्रसाद लाड़ का दावा, कोंकण में पैदा हुए थे छत्रपति। विपक्ष ने की बयान वापस लेने की मांग। बीजेपी ने बुलाई पार्टी महासचिवों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पार्टी कार्यालय। बैठक में दिल्ली एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश की मतगणना से पहले शिमला के बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री जयराम रमेश और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने लिया फीडबैक। बैठक में पहुंचे सभी उम्मीदवार। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस अब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। ऐसे में आज संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए तो आगे की प्लानिंग भी की गई, जिसका ऐलान भी कर दिया गया। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन मोड में आ गए हैं। वो लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंथन कर बीजेपी से लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। खड़गे ने कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम पदाधिकारियों से अपने अपने जिलों का हिसाब मांगा और कहा कि हर हाल में लोगों के लिए काम करना होगा। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता शामिल थे। बैठक में पार्टी को लेकर कई फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें यह ऐलान किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्टीयरिंग कमेटी की ये पहली बड़ी बैठक थी। इस बैठक के बाद बताया गया कि 26 जनवरी के करीब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर यात्रा और जिला और राज्य के स्तर पर अधिवेशन किया जाएगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का संदेश और मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। खड़गे समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रियंका गांधी हर राज्य में महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी। अब कांग्रेस ने साल 2024 के चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। भारत जोड़ो से लेकर हाथ जोड़ो अभियान के जरिए पार्टी बीजेपी की घेराबंदी को तैयार है। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस का सामना कैसे करती है। कांग्रेस ने अब एक और अभियान की शुरुआत का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने ये फैसला भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित होकर किया है, जिसे लगभग हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और आज यात्रा ने मध्य प्रदेश में भी अपना सफर पूरा कर लिया, अब राजस्थान पहुंच चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज अपना 88वां दिन भी खत्म कर लिया। इसी के साथ ही आज मध्य प्रदेश में यात्रा का आखिरी दिन था और अब भारत जोड़ो यात्रा नए प्रदेश यानी राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, जहां दूसरे राज्यों की तरह ही यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तैयारियां भी लंबे समय से चल रही थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यात्रा के साथ राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर लिया है। सबसे पहले यात्रा ने एमपी की सीमा से सटे राजस्थान के झालावाड़ जिले के चौली गांव में प्रवेश किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज यात्रा का आखिरी दिन बेहद शानदार और यादगार रहा, क्योंकि आज यात्रा में राहुल गांधी को प्रसिद्ध कबीर भजन गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया का साथ मिल गया। प्रहलाद सिंह टिपानिया राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, आज भारत जोड़ो यात्रा में प्रसिद्ध कबीर भजन गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया जी ने राहुल जी के कदमों से कदम मिलाकर देश को जोड़ने का आह्वान किया। प्रेम और सद्भाव की ये धुन भारत को एक करके जोड़ने का काम करेगी। इसके साथ पार्टी ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसके साथ लिखा, उम्मीदों की धुन पर विश्वास की थाप पर नफरत को मिटाते हुए जनता में न्याय की अलख जगाते हुए भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी नायक टंटिया मामा के 133वें शहीद दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
और इसी के साथ एक और राज्य में भारत जोड़ो यात्रा का सफर पूरा हो गया और अब यात्री राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ किलोमीटर चलने के बाद आज यात्रा राजस्थान एमपी बॉर्डर पर ही नाइट स्टे करेगी। राजस्थान में भी यात्रा का शानदार स्वागत हुआ। कुछ किलोमीटर चलने के बाद यात्रा राजस्थान एमपी बॉर्डर पर ही नाइट स्टे करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा का आखिरी दिन शानदार रहा। जहां प्रहलाद सिंह टिपानिया पदयात्रा के साथ चले, वहीं कमलनाथ ने बीजेपी और आरएसएस को खुली चुनौती दे डाली। आखिर क्या बोले कमलनाथ, देखेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस देश की सत्ता में वापसी के सपने सजाए खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और इसके लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की, जिसे सफलता मिलती दिख रही है। भारी संख्या में लोग इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में अब इस सफलता से उत्साहित कांग्रेस आगे के लिए भी रणनीति तैयार कर रही है, जिसे लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां एक तरफ बीजेपी को खुली चुनौती दी है, तो वहीं यात्रा के प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के लोग राहुल गांधी के साथ बैठ जाएं और हिंदुत्व और अध्यात्म पर चर्चा कर लें, फिर समझ में आ जाएगा किसके पास कितना ज्ञान है। असली राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आए हैं। यात्रा में जुड़ रही भीड़ ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। राहुल गांधी का ये अवतार देखकर बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, इसलिए लोगों के सामने उनकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश में जुटी रहती है। बीजेपी को खुली चर्चा करने की चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि राहुल गांधी एक और यात्रा निकालेंगे, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी। मध्य प्रदेश ने असली राहुल गांधी को देख लिया है और अब सच को जान भी गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले यात्रा आने से पहले खिल्ली उड़ाते थे, आज उनकी नींद उड़ गई है। हमारी यात्रा रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने इंदौर में पोस्टर हटवाए, महू में 2 बार बिजली काटी गई, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। कमलनाथ ने कहा कि असली राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि एक और यात्रा निकाली जाएगी। अब कांग्रेस मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये जानने में अभी समय है। लेकिन दिल्ली एमसीडी के परिणाम क्या होंगे ये 72 घंटे में ही सामने आ जाएगा। 7 दिसंबर को काउंटिंग है। आज मतदान हो गया है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। तो कैसा रहा मतदान का दिन, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम की सभी 250 सीटों पर शाम 5:30 बजे वोटिंग का काम पूरा हो गया। वोटिंग के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। शाम 5:30 बजे तक 55% वोटिंग हुई है और अंतिम आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बूथों पर मतदाताओं की लाइनें निर्धारित समय के बाद भी लगी हुई थी। वोटिंग के साथ ही 1349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। निगम चुनाव में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, जिस कारण से चुनाव मैदान में महिलाओं की संख्या अधिक रही। कुल 709 महिलाएं और 640 पुरुष उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। वोटिंग के लिए दिल्ली में कुल 13,665 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लग गई। एमसीडी में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच माना जा रहा है। इस बार चुनाव नए परिसीमन के बाद हो रहे हैं, जिस कारण कई मतदाता परेशान दिखाई दिए। कई लोग तो अपना पोलिंग बूथ ही नहीं खोज पाए, तो कई लोगों के नाम ही वोटिंग लिस्ट से गायब मिले। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा का भी नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो गया, जिसके कारण वो वोट नहीं डाल पाई। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अनिल चौधरी ने दावा किया है कि यूपी की तरह दिल्ली में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के वोट काट दिए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि हर वार्ड से 400 से 450 लोगों के नाम काटे गए हैं। ऐसे कई लोगों ने उनसे संपर्क किया है, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है। वोटिंग होने के बाद आप और बीजेपी की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे और एमसीडी में उसे बहुमत मिलेगा। आपके राघव चड्ढा ने 200 से ज्यादा सीट का दावा किया है, जबकि बीजेपी की ओर से भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें 7 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग पर है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और शाम तक सभी परिणाम सामने आ जाएंगे। एमसीडी चुनाव में वोटिंग काफी सुस्त रही, लेकिन राजनीतिक पारा गरमाया रहा। अब सभी की निगाहें नतीजों पर लगी हुई हैं। एमसीडी चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई, तो कल सुबह से गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। गुजरात की जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान के साथ ही लोगों को चुनाव के नतीजों का इंतजार रहेगा। सोमवार को गुजरात की 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
दूसरे चरण में गुजरात की जनता 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। गुजरात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान में 61 राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें कुल मतदाता 2,51,58,730 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,29,26,501 हैं और जबकि महिला मतदाता 1,22,31,335 हैं और ट्रांसजेंडर मतदाता 894 हैं। मतदान के लिए 26,409 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पी भारती के मुताबिक जिसमें 37,432 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 36,157 और वीवीपैट 40,066 इस्तेमाल किए जाएंगे। मतदान कर्मचारियों की संख्या 1,13,325 है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। दूसरे फेज में अहमदाबाद, अरावली, पाटन और गांधीनगर समेत 14 जिलों में वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और आप सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। अन्य दलों में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 12 और बहुजन समाज पार्टी ने 44 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया था। प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवार और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने की खूब कोशिश की। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की कुल 182 सीटों में से 93 सीट पर वोट डाले जाएंगे। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीट के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को है। पहले चरण में औसतन 63.31% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जैसे चेहरे चुनावी मैदान में हैं। वहीं अल्पेश ठाकुर भी बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने दूसरे चरण की 93 सीटों में से 51 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस ने 39, जबकि 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी मुख्य मुकाबले में हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन मुलायम परिवार के एकजुट होने से बीजेपी घबरा गई है और सपा को कमजोर करने में लगी हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यूपी में मैनपुरी लोकसभा के साथ ही खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग है। मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच है, लेकिन सभी की निगाहें मैनपुरी सीट पर टिकी हुई हैं। मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सपा ने यहां से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। मैनपुरी में सपा मुलायम के नाम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी उम्मीदवार भी मुलायम के नाम पर ही वोट मांगते दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में पार्टी के समर्थन में प्रचार करने गए तो उन्होंने मुलायम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी तरफ सपा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही मैनपुरी और रामपुर में सपा नेताओं के घर पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि रात से ही सपा और प्रसपा नेताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। कई लोगों को पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है। शिवपाल ने कहा कि भड़तना से ब्लॉक प्रमुख के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा नेताओं की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। यहां तक कि प्रसपा प्रमुख भी जहां जा रहे हैं उनके पीछे ड्रोन लगा हुआ है। सपा नेताओं से वोटिंग के दिन घर में नजरबंद रहने को कहा जा रहा है। शिवपाल ने कहा कि हम इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी करेंगे और जरूरत होगी तो आंदोलन करेंगे। प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन डिंपल यादव को चुनाव जीतने से रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी भी निर्वाचन कार्यालय में सपा की शिकायत लेकर गई है। बीजेपी का आरोप है कि सपा कार्यकर्ता बूथ पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात एक और साइबर अटैक की। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सर्वर हैक मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। हैकिंग मामले के 1.5 सप्ताह बाद भी देश के इस सबसे बड़े अस्पताल में पहले की तरह कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन अब एक और अस्पताल हैकिंग का शिकार हो गया है, जिसके बाद देश के स्वास्थ्य संस्थानों की साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो इस बार कौन सा अस्पताल बना निशाना, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली एम्स के सर्वर ने अभी पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं किया है। एम्स के सर्वर को हैक करने का आरोप चीनी हैकर्स पर लगा है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों में एम्स का सर्वर पहले की तरह काम करने लगेगा। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली का दूसरा बड़ा अस्पताल सफदरजंग हैकिंग का शिकार हो गया है। हालांकि सफदरजंग अस्पताल को एम्स जितना नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अस्पताल में अभी भी अधिकांश काम मैनुअली हो रहा है। इसलिए मरीजों का डेटा चोरी होने की खबर भी अब नहीं आई है।
जबकि एम्स में मरीजों का पूरा डेटा ही सर्वर पर था, जिसके चोरी होने की आशंका पहले दिन से जताई जा रही है। सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल ने कहा कि साइबर अटैक से ज्यादा असर नहीं पड़ा है, हॉस्पिटल के सर्वर का कुछ हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अस्पताल के सर्वर को हैक करने की कोशिश कुछ दिनों पहले हुई थी, तब इसका थोड़ा असर दिखा था। अस्पताल का सर्वर एक दिन के लिए डाउन हो गया था। उन्होंने कहा कि सफदरजंग अस्पताल पर साइबर हमला एम्स दिल्ली के रैनसमवेयर हमले जैसा नहीं है। शेरवाल ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के साथ NIC की टीम ने दिक्कत को ठीक कर दिया है और हॉस्पिटल अब ठीक से चल रहा है, डेटा सुरक्षित है। 2 हफ्तों के अंदर देश के 2 बड़े अस्पताल के सर्वर में जिस तरह से सेंधमारी हुई है, उसको लेकर सरकार की साइबर सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।